फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपके जीई कोर्स के अंतर्गत। अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत आपकी किताब का नाम है। उसमें हम चैप्टर 4 जो कि है अनुवाद प्रक्रिया, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कह सकता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी अनुवाद की प्रक्रिया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं भी स्किप ना करिए। इसमें हम अनुवाद का प्रक्रिया और उसके अनुवादक के जो गुण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। शुरू करें। अनुवाद प्रक्रिया में स्रोत भाषा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोर्स लैंग्वेज, और लक्ष्य भाषा, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। अनुवाद प्रक्रिया में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का उचित ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब भी कोई व्यक्ति अनुवाद का काम करता है, मतलब ट्रांसलेशन का काम करता है, तो उसे सोर्स लैंग्वेज और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, टारगेट लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छे अनुवादक के लिए इन दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य अनुवाद, जब भी कोई व्यक्ति साहित्य का अनुवाद करता है तो उसको साहित्य अनुवाद कहा जाता है, उसके ट्रांसलेटेड वर्जन को। साहित्य अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। साहित्य अनुवाद में अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के साथ साथ दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। जब भी कोई व्यक्ति किसी साहित्य का क्या करता है, अनुवाद करता है किसी और लैंग्वेज में, तो उस अनुवादक को जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी, किस चीज़ की, उस साहित्य से जुड़े संस्कृति, भाषा, ठीक है, इन दो चीज़ों की तो अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य जो बनाए जाते हैं वो संस्कृति से रिलेटेड होते हैं। और अगर व्यक्ति को जितनी अच्छी संस्कृति की नॉलेज होगी, वो उतना ही अच्छा साहित्य को क्या कर पाएगा, ट्रांसलेट कर पाएगा। फिर उदाहरण के लिए, यदि किसी जर्मन पाठ, मतलब जर्मन का कोई सामग्री है या फिर जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई टेक्स्ट है, को हिंदी में अनुवाद करना है, तो अनुवादक के लिए इन दोनों भाषाओं का ज्ञान के अलावा जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है इन दोनों की संस्कृति का ज्ञान। मतलब ट्रांसलेटर को भारत, मतलब हिंदी जो संस्कृति है उससे रिलेटेड जानकारी, साथ में जर्मन से रिलेटेड जो संस्कृति है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और भाषाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें आवश्यक है। और यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ज्ञान फेरी या सतही किस्म का ना हो, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना होती है। मतलब उसको ज्ञान ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ ऊपर से 4 चीज़ें पता हैं और आपने ट्रांसलेटेड का काम चालू कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो शब्द का अनर्थ है, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं ट्रांसलेटेड वर्जन गलत हो जाएगा पूरी तरह से। इसीलिए अच्छी खासी जानकारी होना आवश्यक है। अनुवाद प्रक्रिया का स्वरूप, अनुवाद की जो प्रक्रिया है उसका स्वरूप किस प्रकार का है। अनुवाद करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे मोटे तौर पर अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति ट्रांसलेशन का काम करता है या अनुवाद का काम करता है, तो किन बातों का ध्यान उसको रखना चाहिए, ठीक है, इसको हम मोटे तौर पर अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। अनुवाद एक जटिल भाषिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम या उसकी परिणति है। तो इसको आगे देखिए कि जब हम यह कहते हैं कि इसका सीधा साधा अर्थ यह निकलता है कि अनुवाद क्या है, किसी प्रक्रिया का एक फल है। इसका मतलब एक व्यक्ति ने कोई काम किया, ठीक है, ट्रांसलेशन का काम किया, प्रोसेस किया, और एंड में जब कोई ट्रांसलेटेड वर्जन कंप्लीट होकर बाहर आया, वो क्या है, वो अनुवाद है। तो वो क्या निकला, एक प्रकार से वो फल है किसका, एक प्रक्रिया का। अर्थात किसी भी पाठ्य सामग्री, मतलब पढ़ने वाली सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। मतलब एक भाषा से किसी भी सामग्री को, पढ़ने वाली सामग्री को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। और अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, जो अनुवाद करने का प्रोसेस है उसका रिजल्ट क्या है, अनुवाद आप कह सकते हैं अनुवाद है। आगे देखें। अनुवाद प्रक्रिया पर विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने चर्चा की। विश्व के बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनुवाद के या ट्रांसलेशन के सेक्टर में काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है, जो चिंतक हैं उन्होंने चर्चा की। तो कुछ व्यक्तियों के नाम है, जैसे यूजीन नायडा। अनुवाद के मूल्यतः 3 चरणों
की बात करते हैं तो जो यूजीन नायडा हैं ये क्या कहते हैं कि अनुवाद को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। वे 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पाठ, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। यूजीन नायडा बताते हैं कि 3 पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है पाठ विश्लेषण, दूसरा आता है अंतरण और तीसरा आता है पुनर्गठन। वहीं न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण हैं, वो भी 3 चरण को ही बताते हैं। वो कौन कौन से हैं? बोधन, अभिव्यक्तिकरण और पाठ निर्माण। ये 3 चरण न्यूमार्क बताते हैं। न्यूमार्क द्वारा बताए गए अनुवाद प्रक्रिया के ये 3 चरण नायडा के द्वारा बताए गए 3 चरणों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो नायडा और जो न्यूमार्क है इन्होंने तीन चरणों के तौर पर ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति ट्रांसलेशन कर सकता है अगर वो ये 3 चरण को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाता है तो। वहीं डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी का चिंतन भारतीय विद्वानों और प्रमुख भाषा विज्ञानियों ने अनुवाद किया है। तो जो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी है वो एक प्रकार से भाषा के विज्ञानी हैं। ठीक है, भारतीय विद्वान और प्रमुख भाषा विज्ञानी हैं। उन्होंने बताया कि हम अनुवाद की जो प्रक्रिया उसको 5 चरणों में बांट सकते हैं और अच्छे प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं। तो हम डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के जो अनुवाद की प्रक्रिया है उसके बारे में आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है? पाठ पठन। दूसरा पाठ विश्लेषण। भाषांतरण भाषांतरण का मतलब है यहाँ पे ट्रांसलेशन कि मतलब ट्रांसलेट करना। समायोजन, मूल से तुलना मतलब अब जब ट्रांसलेटेड कर दिया गया है तो हम ओरिजिनल और जो आप कह सकते हैं ट्रांसलेटेड वर्जन, इन दोनों को अच्छी प्रकार से क्या करेंगे? मैच करेंगे। अब देखिए, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी द्वारा सुझाए गए अनुवाद प्रक्रिया के तत्वों को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो पहला आता है पाठ पठन। पहला चरण उस सामग्री को पढ़ने का है जिसका अनुवाद किया जाना चाहिए, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है। ठीक है, जो मूल टेक्स्ट है उसका क्या करना? पहले उसको पढ़ना। यह पाठ पठन 2 दृष्टियों से किया जाता है। जब ये वाला हम पाठ पठन करते हैं तो इसको 2 दृष्टियों से करते हैं। पहला भाषिक अर्थ दृष्टि से किया जाता है, पहला क्या जाता है? भाषिक अर्थ दृष्टि से, और दूसरा विषयक अर्थ दृष्टि से। पाठ पठन इसलिए आवश्यक है ताकि पता चल जाए कि उसकी भाषा कैसी है। ठीक है, तो भाषिक से आप क्या कह सकते हैं कि जब आप उस ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी भाषा किस प्रकार की है। भाषा काफ़ी ज़्यादा कठिन है, साधारण है, इस प्रकार की चीज़ें आपको पता चलती है। कहीं कठिन तो नहीं, अगर है तो उसे समझने की आवश्यकता है। अगर भाषा कठिन है तो उस भाषा को अच्छे प्रकार से समझने की आवश्यकता है। किसको? अनुवादक को, ट्रांसलेटर को। इसके लिए उस भाषा के जानकार या अच्छे कोश की मदद ली जा सकती है। ठीक है, या तो उस भाषा का कोई अच्छा जानकार है उसकी मदद ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं कोश मतलब डिक्शनरीज की मदद। यह भी देखा जा सकता है कि कहीं कठिन भाषा होने के कारण पाठ ही ना समझ आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाषा इतनी कठिन है कि ट्रांसलेटर जो ये काम करेगा उसको भी ये समझ नहीं आ रहा कि कंटेंट में लिखा क्या है। ठीक है, कुछ ज़्यादा कठिन हो जाने से। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने ऐसा भी हो सकता है कि उसे समझने के लिए प्रमाणिक पुस्तकों की आवश्यकता हो। प्रमाणिक मतलब पुरानी पुस्तकें जो कि उस साहित्य या फिर उस पुस्तक से रिलेटेड हों, जिसमें उनसे रिलेटेड चीज़ें लिखी हो। तो क्या हो सकता है? पौराणिक पुस्तकें, पुरानी किताबों की आवश्यकता पड़ सकती है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अर्थ के निर्धारण के लिए काल, देश, लिंग, वाचन, प्रसंग आदि इन बातों का ध्यान होना चाहिए जो अर्थ निर्धारण के लिए आवश्यक है। ठीक है, जब ट्रांसलेट करना चालू किया जाता है उसके बाद जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ के दूसरे टेक्स्ट में मतलब दूसरी लैंग्वेज में जब उसे ट्रांसलेट करते हैं तो जो उसका टेक्स्ट का जो ट्रांसलेटेड वर्जन में जो आप कह सकते हैं अर्थ निकलता है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। किसके आधार पर? काल के आधार पर ठीक होना चाहिए, देश के आधार पर, लिंग के आधार पर, वाचन या प्रसंग के आदि आधार पर क्या होना चाहिए? एकदम सही होना चाहिए। फिर आता है पाठ विश्लेषण, सेकंड। इस चरण में अनुवाद की दृष्टि से पाठ का विश्लेषण किया जाता है। आवश्यकता अनुसार पाठ पर निशान लगाए जाते हैं। अब क्या किया जाता है? पाठ विश्लेषण। इसमें हम क्या करेंगे? पाठ को विश्लेषणात्मक मतलब और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी तक हमने पाठ को पढ़ा, ये देखा कि कठिन तो नहीं है, ईजी है, उसमें किस किस प्रकार की हमें परेशानियाँ देखने को आ सकती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाठ का विश्लेषण करेंगे। इसमें मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि किस शब्द का अनुवाद किया जाना
है। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि किस शब्द का अनुवाद किया जाना चाहिए, मतलब कौन सा कंटेंट है जिसका अनुवाद किया जाएगा। अगर पूरे का करना है, ठीक है, जैसे कि हो सकता है आपके पास एक किताब आ गई, आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन करके देना है, तो आपको पूरी किताब का अगर ट्रांसलेटेड वर्जन करना है तो पहले आपको उसको पाठ पठन मतलब उसको समझना होगा बेसिक से, फिर उसका विश्लेषण करना होगा अच्छे प्रकार से। और फिर क्या बल दिया जाता है कि शब्दों, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनका किस प्रकार से जो ट्रांसलेट किया जाएगा, कहाँ पदबंध का अनुवाद किया जाएगा और कहाँ उपवाक्य का अनुवाद करना होगा। ठीक है, कहाँ पे हमें पदबंध का अनुवाद करना है और कहाँ पे उपवाक्य, ठीक है, और कहाँ वाक्य का अनुवाद करना है, कहाँ एक से अधिक वाक्य का अनुवाद करना पड़ेगा। ये सब हमें पाठ विश्लेषण में देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमें एक से ज़्यादा वाक्यों का विश्लेषण करना है और कहाँ कोई वाक्य को मिलाकर एक वाक्य से कम चल जाएगा। और कुछ स्थानों पे हमें ये भी देखना होगा, मतलब प्लेसेस पे ट्रांसलेशन के टाइम, कि एक वाक्य से काम चल जाएगा या फिर हमें दोनों जो वाक्य दिए हों उनका ट्रांसलेट करके दिखाना है। हो सकता है आपका कोई पेज हो उसमें कई सारे वाक्य हो और उन सारे वाक्यों का मतलब एक ही निकलता हो, ठीक है, तो हम दूसरी लैंग्वेज में केवल जो एक मतलब निकलता है उसका प्रयोग करके देखेंगे। अगर ठीक लगेगा तो उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, अदरवाइज सभी को ट्रांसलेट किया जाएगा। कभी तो प्रोक्ति स्तर के अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पाठ विश्लेषण में क्या है, हम जो हमारे पास जो भी सोर्स लैंग्वेज है या फिर सोर्स का जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका हम अच्छी प्रकार से विश्लेषण करेंगे। अब आता है भाषांतरण मतलब ट्रांसलेशन। इस चरण में पाठ विश्लेषण के आधार पर विभिन्न स्रोत भाषा की इकाइयों का लक्ष्य भाषा की इकाइयों में अंतरण किया जाता है। अब क्या किया जाता है, इसमें जो सोर्स लैंग्वेज है या सोर्स भाषा, तो स्रोत भाषा जो है उसकी इकाइयाँ, मतलब उसका एक एक पार्ट को लक्ष्य भाषा मतलब टारगेट लैंग्वेज की एक एक इकाई में बदला जाएगा, मतलब ट्रांसलेट किया जाएगा। यह अंतरण भी प्रमुख रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। तो ये जो अंतरण मतलब ट्रांसलेशन का काम है ये भी 3 प्रकार से होता है। पहला, किसी इकाई का समान इकाई में, जिसे शब्द पदबद्ध, वाक्य उपवाक्य उपवाक्य से, और शब्द का शब्द से, पदबद्ध का पदबद्ध से, उपवाक्य का उपवाक्य से और वाक्य का वाक्यबंध का वाक्यबंध अंतरण कह सकते हैं। वहीं पे बड़ी इकाई छोटी इकाई जैसे वाक्य पदबंध, छोटी इकाई बड़ी इकाई जैसे बंध उत्वाक्य पद उपवाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि शब्द का शब्द से मतलब एक जो शब्द है उसी को दूसरी लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा, पदबंध है उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा, उपवाक्य जो है ओरिजिनल लैंग्वेज में जो उपवाक्य है उसी को ट्रांसलेट करके किस में कर दिया जाएगा, ट्रांसलेटेड वर्जन में, वाक्य को वाक्यबंध को वाक्यबंध के साथ। वहीं दूसरे में देखें तो जो बड़ी इकाई है, छोटी इकाई जैसे उपवाक्य का किससे किया जाएगा, पदबंध से किया जाएगा। वहीं इकाई बड़ी इकाई जो है जैसे पदबंध का उपवाक्य से। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन के काम में आता है। फिर आता है समायोजन की प्रोसेस। अनुवाद का चौथा चरण है समायोजन। क्या है, अनुवाद का चौथा चरण है यह आंतरिक पाठ का लक्ष्य भाषा की दृष्टि से समायोजन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, आंतरिक पाठ है का लक्ष्य भाषा मतलब जो टारगेट लैंग्वेज है उसकी दृष्टि में समायोजन किया जाता है। मतलब अब ट्रांसलेशन कर दिया गया, अब उसको एक एक करके कंप्लीट लेन में लगाया जाएगा कि जो सही प्रकार है वो निकल कर सामने आए। दूसरा, स्रोत भाषा की छाया नहीं होनी चाहिए। मतलब अब जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसमें ओरिजिनल कंटेंट की छाया नहीं दिखनी चाहिए। तीसरा, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अगर कोई वाक्य यह है, जैसे कि आप कह सकते हैं, एक वाक्य का उदाहरण लेते हैं। अगर कोई वाक्य है आई हैव टेकन माई फूड, अगर इस वाक्य का अनुवाद करेंगे तो क्या निकलेगा, मैंने अपना खाना ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मैंने अपना खाना ले लिया। तो यह अनुवाद घटिया अनुवाद है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कोई शब्द नहीं बनता, मैंने अपना खाना ले लिया, क्योंकि इसमें स्रोत भाषा की छाया दिखाई दे रही है। आई हैव टेकन मतलब मैंने, टेकन का मतलब लेना, तो एक प्रकार से मैंने अपना खाना ले लिया, अनुवाद घटिया है। हिंदी में इसका सही वाक्य आपको लिखना चाहिए तो मैंने खाना खा लिया। अगर हिंदी में हम इसका ट्रांसलेटेड वर्जन करेंगे तो जो सही होगा वो होगा मैंने खाना खा लिया है। तीसरी बात यह है कि अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। यह अर्थ की स्पष्टता भाषिक स्तर पर होनी चाहिए और विषय स्तर पर भी। जब कोई व्यक्ति उसको पढ़े, ठीक है, तो उसको जो अर्थ है
वो उसको अच्छे से समझ आए, वो भी दोनों स्तर पर, भाषा के स्तर पर भी और विषय के स्तर पर भी। अब आता है पांचवा, मूल से तुलना। चौथे चरण में अनुवाद को अपने अनुवाद की पांचवें चरण में अनुवाद को अपने अनुवाद के मूल से तुलना कर लेनी चाहिए। मतलब अब क्या होगा, ओरिजिनल कंटेंट को और ट्रांसलेटेड वर्जन को, ठीक है, जो ओरिजिनल है और ये ट्रांसलेटेड है, इनका क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। अनुवाद ना तो मूल से कम कह रहा हो और ना ही मूल से ज़्यादा। तो जो अनुवाद जो है, ट्रांसलेटेड वर्जन जो है, वो ना ही ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा बातें बताता हो और ना ही ओरिजिनल कंटेंट से कम। ना ऐसा लगे कि मूल से कुछ छूटा गया है, ठीक है, ऐसा भी ना लगे कि मूल में जो लिखा था, मतलब ओरिजिनल कंटेंट में जो लिखा था वो छूट गया। कहने का अभिप्राय यह है कि मूल अर्थ जो है संकोच अर्थ, विस्तार और अर्थ्यादेश आदि दोष से मुक्त होना चाहिए। तो जो आपका ट्रांसलेटेड वर्जन है वो सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए। उसकी भाषा और शैली भी मूल के अनुसार होनी चाहिए। जिस प्रकार की भाषा शैली यूज़ की गई थी मूल के अंदर, मतलब ओरिजिनल कंटेंट के अंदर, वही आपकी किसमें, ट्रांसलेटेड वर्जन में भी होना चाहिए। अब आता है पुनरीक्षण, मतलब रिव्यू, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। पुनरीक्षण शब्द पुनः ईक्षण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुनः देखना। पुनरीक्षण का क्या मतलब है कि हमने जो काम किया हम उसको दोबारा देखेंगे। अनुवाद के संदर्भ में पुनरीक्षण से तात्पर्य है अनुदित पाठ, मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन जो है, तात्पर्य है कि जो ट्रांसलेटेड वर्जन मतलब अनुदित जो पाठ है उसका मतलब है ट्रांसलेटेड वर्जन का पुनः पाठ, मतलब रिव्यू करना। तो अनुवाद के क्षेत्र में अगर हम पुनरीक्षण का मतलब देखें तो क्या मतलब है कि जो हमारा ट्रांसलेटेड वर्जन है हमें उसका रिव्यू करना है तथा उसमें अपेक्षित सुधार करने। अगर कोई सुधार का काम उसमें रह गया है तो वो हमें सुधार करना है। किसी पाठ के अनुवाद से पूर्व अनुवाद से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे दो भाषाओं के साथ उस विषय की ज्ञान हो जिसका वह अनुवाद कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि किसी भी पाठ के अनुवाद से पूर्व जब भी कोई व्यक्ति ट्रांसलेशन का काम करता है तो जो अनुवादक है उससे क्या अपेक्षा की जाती है कि उसको दो भाषाओं का ज्ञान हो और उस विषय का भी ज्ञान हो जिस विषय के बारे में वो अनुवाद कर रहा है। अनुवादक के लिए दो भाषाओं के साथ संबंधित विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब दो भाषाओं के साथ साथ जिस विषय से रिलेटेड वो ट्रांसलेशन का काम कर रहा है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी अनुवादक को पाठ का अनुवाद करते समय अनेक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी खासी जानकारी होती है लोगों को, परंतु फिर भी जो पुराने साहित्य है किसी और लैंग्वेज में उसके अनुवाद करते समय लोगों को बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ही अनुवादक की चुनौतियां कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी समस्या वो अनुवादक फेस करता है वो उसकी जो भी परेशानियां वो फेस करता है वो उसकी चुनौतियां कहलाती हैं। यह सभी समस्याएं भाषागत, संस्कृतिगत, विषय के ज्ञान से संबंधित अथवा अन्य अनेक कारणों से हो सकती है। तो जो समस्याएं उसके सामने आती है वो भाषागत मतलब भाषा से रिलेटेड, संस्कृतिगत मतलब संस्कृति से, विषय उस टोटली जिस विषय के बारे में वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। अनुवादक इस क्रम में सबसे पहले स्रोत भाषा, अब देखिए, अब ये समझिए अच्छे से कि अनुवादक जो ट्रांसलेटर है इस क्रम में मतलब जो वो अपना काम करेगा सबसे पहले क्या करेगा, स्रोत पाठ जो ओरिजिनल वर्जन है का विस्तृत अध्ययन करता है। अब क्या करेगा अनुवादक, जो ओरिजिनल वर्जन है उसका अच्छे से पढ़ेगा और फिर उसके पश्चात पाठ का विश्लेषण तथा अंतरणी यानी भाषांतरण किया जाता है। तो क्या होगा, सबसे पहले अनुवादक ओरिजिनल कंटेंट को अच्छे से पढ़ेगा, उसके बाद पाठ का विश्लेषण करेगा, अंत में क्या करेगा, ट्रांसलेशन का काम करता है। इतनी सब सावधानी बरतने के बावजूद भी अनुवादक से अनेक त्रुटियां, जो भी अनुवादक है सावधानी बरतने के बाद भी उससे त्रुटियां मतलब मिस्टेक या फिर कमियां रह जाती हैं उसके ट्रांसलेटेड वर्जन में, जो संभवतः स्वाभाविक है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि बाद में रिव्यू के टाइम इन सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। ऐसी स्थिति में मुद्रण मतलब प्रिंटिंग से पूर्व, मतलब जब अगर कोई परेशानी मतलब कमी रह गई है या फिर मिस्टेक हो गई है तो मुद्रण मतलब प्रिंटिंग से पूर्व, प्रिंटिंग से पहले अनुदित पाठ ट्रांसलेटेड जो वर्जन है को फिर से पढ़ा तथा आवश्यकता पड़ने पर सुधार भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पुनरीक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रिंटिंग से पहले जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसको एक बार और अच्छे से पढ़ा जाएगा, कोई कमी रह गई है तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पुनरीक्षण कहते हैं। पुनरीक्षण का यह कार्य स्वयं अनुवादक अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा
दोनों के समूह भी कर सकते हैं। तो ये जो पुनरीक्षण का काम है, रिव्यू का जो काम है, ये अनुवादक कर सकता है, कोई और व्यक्ति जिसको ये काम दिया गया है वो कर सकता है, या फिर अनुवादक और दूसरे व्यक्तियों का ग्रुप मिलकर ये काम कर सकता है। पुनरीक्षण कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निष्ठा, समर्पण और तटस्थता। पाठ से स्वयं को पूरी तरह तटस्थ रखकर उसका पुनः पाठन एवं पुनरीक्षण किया जाता है। तो जब ये कोई काम किया जाता है, इसके लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है निष्ठा। जो व्यक्ति काम कर रहा है वो निष्ठापूर्वक से ये काम करे। संपन्न होना चाहिए तटस्थता, तटस्थ पाठ से स्वयं को पूरी तरह तटस्थ रखें। जो भी आप जिस पे वर्जन का ट्रांसलेटेड वर्जन ट्रांसलेट कर रहे हैं उस चीज़ से आपको कनेक्ट तो रहना है, परंतु उसमें आप अपनी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं डाल सकते। आपको जो दिया गया है ओरिजिनल कंटेंट में वही करना है। इसी को क्या कहते हैं, पुनरीक्षण करने के बाद क्या किया जाता है, पुनः जब हम ये कर देते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जब हम उसको रिव्यू करते हैं वो पुनरीक्षण कहलाता है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी अनुवाद की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। पुनरीक्षक सर्वप्रथम मूल पाठ जो ओरिजिनल कंटेंट है, पुनरीक्षक कहते हैं उस व्यक्ति को जो ये काम करता है, मतलब रिव्यू देने वाला या फिर रिव्यू जो पढ़ता है उस कंटेंट को, वो व्यक्ति सर्वप्रथम सबसे पहले वो क्या करेगा, मूल पाठ जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल का अद्योपंत मतलब संपूर्ण ओरिजिनल को पूरी तरह से अध्ययन करेगा, ओरिजिनल कंटेंट को। इसके बाद मूल पाठ ओरिजिनल तथा अनुदित पाठ ट्रांसलेटेड वर्जन, ओरिजिनल को और ट्रांसलेटेड को दोनों को एक साथ रखकर पढ़ेगा, अगल बगल में इधर ओरिजिनल इधर वो, तो एक एक करके पढ़ता हुआ जाएगा दोनों तरफ के समझता हुआ। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे ओरिजिनल में कोई चीज़ है जो कि ट्रांसलेटेड वर्जन में अवेलेबल नहीं है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, टिक मार्क कर देगा। इसके साथ पढ़ने से क्रम में पुनरीक्षक मूल और अनुदित पाठ से मिलान करता चलता है, मतलब मिलान करने का काम करता है। फिर आता है अनुवाद प्रक्रिया में इसे विश्लेषण कहा जाता है। विश्लेषण की इस प्रक्रिया के तहत पुनरीक्षक अपनी समझ के अनुसार त्रुटियां, जो कमियां हैं, जो पुनरीक्षक है वो क्या करेगा, अपनी समझ के अनुसार वो जिस चीज़ को अच्छे प्रकार से समझ पाएगा उसमें उसकी कमियों को क्या करेगा, रेखांकित, मतलब आप कह सकते हैं हाईलाइट करेगा कि ये कमियां इस चीज़ में रह गई हैं। ये त्रुटियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पाठ के कथ्यों के स्तर पर, भाषीय स्तर पर तथा शैलीगत आधार पर। पुनरीक्षक इन त्रुटियों को रेखांकित करते समय कागज के हाशिए पर उन शब्द या प्रयुक्तियों के स्थान पर बेहतर प्रयुक्तियाँ लिखता चलता है। अब क्या होता है कि जब जो वर्जन है ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड को साथ में रख के क्या करता है, जब पढ़ रहा होता है तो अगर कोई मिस्टेक यहाँ कहीं रह गई है तो मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन में कोई मिस्टेक रह गई है तो वहाँ पे उसको हाईलाइट भी कर देगा और उसके स्थान पर जो चीज़ आ सकती है वो लिख देगा। ठीक है, और ये जो मिस्टेक किस किस स्तर पर हो सकती है, भाषा के स्तर पर हो सकती है, शैलीगत स्तर पर हो सकती है और कथ्य के स्तर पर भी हो सकती है। इस प्रकार क्रमवार से पूरे पाठ में सुधार कर लिया जाता है। मतलब अब क्या होता है, एक एक करके जब ये काम हो जाता है तो जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसमें सुधार कर दिया जाता है। त्रुटि सुधार की यह प्रक्रिया संपन्न हो जाने पर पुनरीक्षक वाक्य तथा प्रयोगों के आधार पर उसका पठन करके देखता है। अब क्या होता है, पुनरीक्षक दोबारा से उसको पढ़ेगा जब एंड में कंप्लीट हो जाएगा। यह पाठन इस आधार पर भी देखा जाता है कि लक्ष्य भाषा की भाषा और संस्कृति के अनुसार अनुदित पाठ संप्रेक्षित हो पाया है या नहीं। अब जब ये पढ़ा जाता है, जब एंड में आखिरी कॉपी जब तैयार होती है ट्रांसलेटेड वर्जन की और जब पढ़ा जाता है तब उसको इस चीज़ के आधार पर पढ़ा जाता है कि जो लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज है, लक्ष्य भाषा की जो भाषा है, संस्कृति के अनुसार अनुदित पाठ संप्रेक्षित हो पाया है नहीं। मतलब ट्रांसलेटेड जो वर्जन है वो संस्कृति के अनुसार अच्छे प्रकार से ट्रांसलेट हो पाया है या नहीं। पुनरीक्षक का यह दायित्व बनता है कि वे केवल त्रुटिगत शब्दों के स्थान पर बेहतर या नए शब्द मात्र ना रखे। तो जो पुनरीक्षक है, जो रिव्यू देने वाला है, उसका केवल यही काम नहीं है कि वो गलतियों को हाईलाइट करे या फिर उनके बारे में बताए, अपितु यह भी देखना है कि लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज है, संस्कृति में ये शब्द ठीक से संप्रेक्षित हो पाए हैं या नहीं। मतलब जो भी वर्ड्स का यूज़ किया गया है ट्रांसलेशन करते समय, क्या वो संस्कृति से ठीक प्रकार से संप्रेक्षित मतलब मिल पाए हैं या नहीं। साथ ही अनुदित पाठ मतलब जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, पढ़ते हुए कोई असुविधा या असहजता तो नहीं हो रही। ये भी देखना होता है कि जब कोई व्यक्ति उस ट्रांसलेटेड वर्जन को पढ़ेगा या फिर जो आप कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में बदल के लिखा गया उस वर्जन को पढ़ेगा तो क्या होगा, क्या उसको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। अब आता है
अनुवाद में अनुवादक के गुण, जब अनुवाद का काम किया जाता है तो अनुवादक के क्या गुण होते हैं। पहला आता है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का आधिकारिक ज्ञान। तो जो अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, उसको सभी प्रकार की जिस भी भाषा में वो काम करता है और जिस भाषा में उसे ट्रांसलेट करना है उस भाषा की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है जागरूकता, सफलता का मूल मंत्र। अनुवादक का अत्यंत और अधुनातन खोज, परिवर्तनों, जानकारी और उपलब्धियों का ज्ञान बनते रहना चाहिए। तो जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर है, उसको अपना ज्ञान क्या करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। परिवर्तनों की खोज, जानकारियाँ उसको इकट्ठा करनी चाहिए। यह सतत अध्ययनशीलता से, समसामयिका जानकारी से तथा सूचना तंत्र के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जागरूकता अनुवादक की सफलता का एक मूल मंत्र है। जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर है, उसे जागरूक होना चाहिए। नए नए शब्द, नए नए प्रकार की भाषाएं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें उसको क्या ग्रहण करते रहना चाहिए। फिर आता है तीसरा श्रम साधक, जो अनुवादक हो, ट्रांसलेटर हो, वो अच्छे प्रकार से काम करने वाला हो। जैसे कि धैर्यवान, उसके पास धैर्य होना चाहिए। लगनशील, वो एक काम को शुरू करे तो लगन से करे। निष्ठावान, अपने काम को निष्ठापूर्वक करे, अपने काम में कामचोरी ना करे। विवेकवान, मतलब उसको विवेक होना चाहिए। तथा अथक श्रम साधक होना चाहिए, मतलब अच्छे प्रकार से अपने श्रम करना वाला व्यक्ति होना चाहिए। अनुवादक अंतिम मुकाम तक अनुवाद को थैकलेस जॉब ना मानकर जनहित, समाज हित, राष्ट्रीय हित तथा विश्व हित का कार्य मानकर उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो जो अनुवादक हो, ट्रांसलेटर हो, वो अपने काम को केवल एक जॉब ना माने, ठीक है, जिससे कि वो अर्निंग करता है, इस प्रकार की कोई जॉब ना माने। वो उस काम को क्या माने, जनहित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्रीय हित और विश्व हित के लिए काम मानकर काम के अंतिम चरण तक उसे पहुँचाए। पाँचवा आता है प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता। यदि औपचारिक प्रशिक्षण संभव हो तो को कला, विज्ञान, शिल्प तथा शस्त्र के रूप में समझ सीख लेनी चाहिए। तो अनुवादक को क्या करना चाहिए, अगर प्रशिक्षण लेना, अगर चीज़ों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की आवश्यकता है तो उसको इन चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहिए। ये वाला शब्द ध्यान नहीं आएगा। फिर आएगा व्यवहार सापेक्ष विधा। अनुवाद केवल सिद्धांत जान लेने से नहीं आ जाता, ठीक है। तो केवल जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रांसलेशन के, उनको जानने से कोई व्यक्ति अनुवादक नहीं बन पाता, ठीक है, ना ही वो अनुवाद कर पाएगा। अनुवाद तो व्यवहार सापेक्ष विधा है, मतलब एक व्यक्ति के व्यवहार, उसके बिहेवियर में अनुवाद, जब वो पढ़ता है उसके बारे में तो उसके बिहेवियर में वो अनुवाद आ जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान के मूल मंत्र को गांठ में बांधकर अनुवाद के मैदान में उतरने चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हेतु सुजान, ये जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र को एक प्रकार से मन में या फिर गांठ बांधकर क्या करना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। सातवां आता है अनुवाद के उपकरणों की जानकारी। अनुवाद ट्रांसलेशन के टाइम जो भी उपकरण, जो भी आप कह सकते हैं चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि शब्दावलियों की उपलब्धि, कंप्यूटर, अनुवाद की अवधारणा आदि चीज़ों की क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है आठवां शब्द निर्माण प्रक्रिया की जानकारी आवश्यक। नए शब्दों के आगमन, गठन प्रक्रिया, अनुप्रयोग, शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा आवश्यकता से भी अनुवाद को अवगत होना चाहिए। तो अनुवादक को नए नए शब्द जो बन रहे होते हैं, जिनका नया नया निर्माण हो रहा होता है, उनकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई नया शब्द इन्वेंट हुआ या नया शब्द को डिक्शनरी में रखा गया तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए अनुवादक को क्या करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और नई नई चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर 4, जिसमें हमने अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में बात की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर कवर हो जाए। हो सकता है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका जो हैवी क्वेश्चन है वो बन जाए। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं हमारे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और साथ में हमारी वेबसाइट का, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।